गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप इस बार आवाज़ क्लियर हो। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी गले में जिसकी वजह से हम थोड़ा-सा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, रेगुलर वीडियोज़ आएँगी और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा जैसा मैंने वादा किया था। क्लास 11th का, क्लास 12th का, नीट का, जिस भी तुम लेवल के हो, जिस भी कॉम्पिटिशन लेवल पे हो, तुम्हें समझना हो, क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड, तो तुम्हें क्लियर हो जाएँगी। आई होप आज तो वॉइस भी अच्छी होगी, है ना? बिलीव करो, इस शर्ट के पसीने पे बिल्कुल ध्यान मत दो। 3 बार रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वॉइस नहीं जा रही अच्छे से या फिर टाइम लिमिट ज़्यादा पार हो रहा है, इसलिए मेरे को फिर से करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है ये वन टाइम की मेहनत है, इसके बाद तुम्हारे काम आती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा-सीधा मेन चीज़ पर आते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल, मोनेरा किंगडम और बैक्टीरिया, अब इस तीनों में क्या फ़र्क है वो सुन लो। अच्छा, थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, आ जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप ना बिल्कुल एकदम 0% पे है और मैं उसे चार्ज में लगा के अब काम कर रहा हूँ। और मैंने बात पता नहीं पिछली बार या 2 बार में फ़ील करी थी, जब मैंने इसे चार्ज में लगाया था तो बैटरी मतलब हल्का-सा ना लैग कर रहा था। हो सकता है मतलब मेरा पोस्चर थोड़ा बहुत बिगड़ जाए। प्लीज़ उसे थोड़ा-सा मेंटेन करना। देखो मेन तो ये है, तुम्हें सुनना है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही होगी और देखना है, यहीं देखना है मेजरली। तो और मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, है ना? प्लीज़ थोड़ा-सा मैनेज कर लेना, बुरा नहीं मानना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी बातों पे आ जाते हैं। मोनेरा किंगडम, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, इन तीनों में तुम्हें फ़र्क समझ में नहीं आता होगा, तो मैं समझा देता हूँ। 5 किंगडम है इस दुनिया में, आर.एच. व्हिटेकर भैया ने बाँट दिया था सारे लिविंग ऑर्गेनिज़्म को 5 किंगडम में। उसमें से प्लांटी मतलब प्लांट्स तुम जानते हो, एनिमेलिया तो भी तुम जानते हो, तुम खुद हो, और कई एनिमल्स को तुम जानते हो। इसके अलावा सिवाय बैक्टीरिया भी एक किंगडम है, बैक्टीरिया जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको बैक्टीरिया किंगडम नहीं बोलते, वो मोनेरा किंगडम होता है वो, ठीक? वही बैक्टीरिया जिसमें रखे जाते हैं। फंगस होता है, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, वो सड़ जाती हैं, तो कुछ टाइम के बाद ना उसमें फंगस आ जाता है, वो फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है। तुम्हें लगता होगा उसका बैक्टीरिया बैक्टीरिया, फंगस, उसकी अपनी एक अलग किंगडम है, फंजाई किंगडम। ऐसे ही प्रोटिस्टा है, जब कोई किसी किंगडम में फिट नहीं होता ना, तो उसे प्रोटिस्टा किंगडम में डाल देते हैं, ठीक? तो ऐसे 5 किंगडम बना दिए। अब समझो, जो 5 किंगडम में से वो बैक्टीरिया वाला किंगडम है ना, वही मोनेरा किंगडम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम किंगडम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं? तो जैसे एनिमल्स के अंदर तुम, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब रखे गए हैं। प्लांट्स के अंदर आम, ये जितनी भी चीजें, सब रखा गया है। ऐसे ही मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। तो जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है जो उसमें रखे गए हैं, ठीक? और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये हो गया कि सेल का टाइप है, सेल का एक टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी किंगडम है, सबके सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और जबकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल का एक टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है पी फॉर प्रो, पी फॉर प्रिमिटिव, ठीक? और सेल्स का मतलब तुम्हें पता है, कैरियोन का मतलब यहाँ पे है न्यूक्लियस, मतलब इसमें इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। अब ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या है, सुनो। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो गया मतलब जैसे तुम्हारे प्रिमिटिव्स कैसे थे, एंशिएंट लोग बिना कपड़ों के थे, तो इनके पास भी ऐसा समझो कि कपड़ा नहीं होता, इनका जो एनवेलप है, एनवेलप मतलब कपड़ा समझ लो, न्यूक्लियर एनवेलप वो अब्सेंट होता है, ठीक है? तो ये बात लिखी हुई होगी, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मैंने कहा ना, इनके अंदर कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है। एक ही मेम्ब्रेन के नाम पे सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन, बाकी सब ऐसे ही है। अभी अगर एग्जांपल समझाना हो तो मैंने समझाया था, गोलगप्पे का पन्नी ले लेना, वो पन्नी एकमात्र मेम्ब्रेन है, उसके बाद सब उसके अंदर है, पानी भी उसी के अंदर है, मटर पनीर उसके अंदर है, मटर सब उसके अंदर है, गोलगप्पे सब उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर है, एक ही पन्नी के अंदर, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में जबकि गोलगप्पे को एक अलग पन्नी में पैक कराया गया है, पानी को एक अलग पन्नी में पैक कराया गया है, और जितने भी चीजें हैं उन सबको अलग अलग पन्नी में पैक करा करके तब एक बड़ी पन्नी में पैक करा दिया। तो वो बड़ी पन्नी यूकैरियोटिक सेल, और वो छोटी सी पन्नी जिसके अंदर सब कुछ डाल डाल के रख दिया, वो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक? तो बिल्कुल नंगी-पुंगी पड़ी होती हैं सारी चीज़ें। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस के ऊपर, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। और बहुत बंदे इंग्लिश पढ़ने में गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है एंड ऑर्गेनेली मतलब कोई ऑर्गेनेली भी नहीं होता, नहीं, नहीं, इसको ऐसे पढ़ना होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, समझ गए? ऑर्गेनल्स होते हैं बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक? यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। वॉइस क्लियर तो है ना? एक बार देख लेता हूँ मैं कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है? हो रही है, चलो।
स्टार्ट करते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर मल्टी, अब देखो, अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब एग्जांपल है और कुछ नहीं। तुम्हें जो याद करना है वो ये कि एक तो माइकोप्लाज्मा तुमने इसके बारे में सुन लिया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैंने बताया था एम को हल्का सा मोड़ दो तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ भी तुम पीपीएलओ को पकड़ लो तो ऐसे लिखते हो ना, पीपीएल स्मॉल है, ऐसे लिखेंगे ओ, तो इसके बीच में पॉइंट डाल दो और ये थोड़ा सा घुमा दो तो 0.1 माइक्रोमीटर, बस ऐसे याद रखने के लिए कुछ तो बनाना है। पीपीएलओ इज द कैटेगरी ऑफ माइकोप्लाज्मा, बताया था मैंने। पुरानी चीज जो सुनो और अगर वो चीज आगे कहीं आ जाए तो एक बार उनकी चीजों को बस मन में दोहरा लिया करो, आसान हो जाती हैं चीजें। दे आर जनरली स्मॉलर, हाँ छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, ज्यादा तेजी से रैपिड होता है, मतलब ऐसा समझो कि 24 घंटे में अगर तुम्हारा कोई एक सेल 2 में हो रहा है तो इनका करोड़ों में हो जाएगा 24 घंटे में। अब हम कैसे मान लें, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं, तो यानी 40 मिनट में 4 हो जाएंगे, 60 मिनट में 8 हो जाएंगे, 80 मिनट में 16 हो जाएंगे। अब तुम ऐसे कैलकुलेट कर लेना 24 घंटे तक का, एक बार करना, मजा बहुत आता है। दे में ग्रेटली जो है वेरी, दे में वेरी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बदलाव, वेरिएबल बदलाव, कांस्टेंट नहीं, बदलाव। तो ये इनका शेप और साइज कई तरीके का हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग शेप के ये पाए जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है दे में ग्रेटली वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो वो स्ट्रक्चर अभी क्लियर करेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है, इसी से क्या होगा, हमारी मैक्सिमम चीजें क्लियर क्लियर हो जाएंगी। 4 बेसिक शेप जो मैं लिख के बता रहा हूँ, जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक है बेसिलस, मतलब रॉड लाइक होता है। स्पेरिकल कॉकस, मतलब स्पेरिकल शेप होता है जिसको कॉकस बोलते हैं। ऐसी कोमा शेप हो सकता है, विब्रियो, और स्पिरिलम हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, इसे हम स्पिरिलम बुलाते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड होता है, ये बात फील कर लेना। जो बेसिलस होता है इसके पास एक खास चीज होती है, वो है एंडोस्पोर। अब ये एंडोस्पोर क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में काम आता है। कहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में काम आता है। अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे काम आता है, जैसे तुम्हारे पास कोई बैग है और और बरसात आ गई, अब तुम कुछ बैग में देखना उनके पीछे, मतलब बिल्कुल ऐसे नीचे में उनके नीचे चेन दी होती है, उस चेन को खोलोगे तो उस बैग को ढकने के लिए तुम्हारे पास एक चीज होती है ना। तो वैसे जैसे तुम एक बैग को ढकने के लिए उसके अंदर पन्नी है तो उतने से एरिया में ना, बस जरूरत है तो बड़ी कर लो अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसी इतने से एरिया में वो जो तुम्हें एंडोस्पोर है वो जो वो दिख रहा है, वो उतने से एरिया में, ये मत सोचना कितना छोटा सा कवर कैसे कर लेगा, समझ गए ना। अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, बड़ा सा होगा, कवर अप कर लेगा। रेजिस्टेंट है इन नेचर, वही इसका मतलब यही है अनफेवरेबल कंडीशन। और कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड का बना होता है, याद करना है, जरूरत नहीं, नीड है तुम्हारी, करना है कर लो मजे के तौर पर। तो लिखा क्यों था, मजे के तौर पे नहीं लिखा, ये बस ना, जब तुम एमसीक्यू बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हें कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड मिल जाएगा, जब तुम उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगा, है ना। जब अगर वो 34 ईयर 35 ईयर वो वाली चीजें किताबें ले रखी हैं, तो नहीं ले रखी है तो मत लेना, मैं तो हूँ। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। और इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, मैंने बताया ना अलग अलग शेप और फंक्शन क्या है, बट इसके बाद भी ये फंडामेंटली सिमिलर है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है, तुम अपने आप को देखो, बच्चे को देखो, बूढ़े इंसान को देखो, आंटी को देखो, मतलब आंटी मतलब फीमेल्स को देख लो, है ना, जिनको भी देखना है देख लो, मेल्स को देख लो, बूढ़े, मतलब किसी को भी देखो, तुम्हारे शेप साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें काट के देखा जाए तो तुम्हारे अंदर भी एक स्टमक और बाकियों के अंदर भी एक ही स्टमक मिलेगा, किसी के अंदर 2-3 नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शन के इसको हटा देते हैं, है ना। इंटेस्टाइन वगैरह तुम्हें मिलेगा, सबके अंदर मिलेगा, लंग्स सबके अंदर मिलेगा, तो ऑल ओवर तुम्हारी इंटरनल बॉडी, अगर तुम्हारी इंटरनल बॉडी के बारे में पढ़ लूं तो उनका भी इलाज कर पाऊंगा, तुम्हारा भी इलाज कर पाऊंगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारे ब्रेन के बारे में पढ़ लिया जाए तो तुम्हारा भी इलाज हो सकता है और उनका भी इलाज हो सकता है, कैसे, क्योंकि उनके ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ब्रेन का इलाज कर पाया तो उनके ब्रेन का इलाज कर ही पाऊंगा, है ना। तो फंडामेंटली हर कोई सिमिलर होता है, आ जाओ। तो शेप कोई सा भी हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखता है, क्या ये एनसीईआरटी में है, नहीं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें चीजें जो है वो थोड़ी अच्छे से याद हो सके। मैं एक बार देख लेता हूँ कि तुम्हें कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, लो, पूरा पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये कैसी मेम्ब्रेन है हम नहीं जानते, अगर मैंने तुम्हें बोला एक सेल बनाओ, आज तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बोलता हूँ सेल बनाओ, लिविंग सेल, तो मिनिमम से मिनिमम तुम ये काम जरूर करोगे, ये काम जरूर करोगे, इसके बीच में एक डॉट बनाओगे, है ना। वो जो तुमने एक डॉट बनाया है ये न्यूक्लियस है, और ये जो तुमने ऊपर ऊपर बनाया है ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है उसमें, ठीक है, बता दिया मैंने, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में, प्लाज्मा में तो मिनिमम चीज होगी ही होगी। चलो तुम एक बार के लिए मैच्योर आरबीसी भी बनाओगे ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखाओगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी नहीं दिखाओगे, सेल मेम्ब्रेन तो दिखाओगे। अब जिनको सेल मेम्ब्रेन मतलब कुछ भी नहीं पता, उन्होंने पिछली क्लासेस नहीं ली हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझेंगे कि जैसे वही गोलगप्पे, मैं सारे एग्जाम्पल में सेम चीज रखता हूँ कि एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होता रहे, है ना। वही गोलगप्पे अपने उठाओ, अपने पानी वानी उसके अंदर भरो। अब तुम उसे हाथों में तो लेके नहीं जाओगे ना, भैया पानी हाथ में दे दो, गोलगप्पा यहाँ रख दो, बस 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 चल रहे हैं और यूं का पानी बचाते चल रहे हैं। तुम क्या करोगे, पन्नी ले लोगे। पन्नी क्यों ले लोगे, ताकि वो पानी, वो जो अंदर चीजें वो बह के बाहर ना निकल जाए, है ना। तो तुम बोलोगे एक मेम्ब्रेन है जो बचा के रखते, डिलिमिट कर दिया स्ट्रक्चर को। ऐसे ही बैक्टीरिया का अंदर सबका माल पता जो बाहर ना गिर जाए, इवन बैक्टीरिया कुछ भी किसी भी चीज के अंदर, तुम्हारे भी अंदर साइटोप्लाज्म से बाहर ना निकालता हुआ नहीं जाए, न्यूक्लियस कहीं और बह रहा है पता चला, इन सब चीजें ऐसा ना हो, इसके लिए एक मेम्ब्रेन बनाई गई है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन नाम देते हैं, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा मेजरली वाटर होता है और कई चीजें मिक्स होती हैं, ऐसा समझो पानी लो, और जैसे अब वो पता है ना, पानी तुम्हारा गोलगप्पे का पानी मैक्सिमम तो पानी है, तुम्हें भी पता है, पर उसके वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि अंदर कुछ चीजें मिलाई गई हैं, कुछ खटास, कुछ तीखापन, मतलब कुछ और भी चीजें मिलाई गई हैं। तो प्लाज्मा उस चीज को कहते हैं, मतलब प्योर वाटर नहीं है साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म प्योर वाटर नहीं है, प्लाज्मा टाइप है, मैक्सिमम चीजें वाटर है, बट 80% वाटर है, बट और कई चीजें हैं इसके अंदर। तो इसलिए इसे कहते हैं प्लाज्मा, और उसकी मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा को डिलिमिट कर दे, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसी को नाम देते हैं प्लाज्मा लेमा। लेमा मतलब लेयर, प्लाज्मा मतलब बता दिया, प्लाज्मा लेमा। ये तीन नाम से ये चीज फेमस है। सबसे कॉमन तुम्हें जो सुनने को मिलेगा वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द मिलेगा। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लेयर होती है सेल वॉल की, ऊपर मतलब सबसे इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर लेयर कौन सी, सेल वॉल की लेयर। सेल वॉल की लेयर के ऊपर कौन सी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स मेजरली प्रेजेंट होता है। मेजरली प्रेजेंट का मतलब कि ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में, ज्यादातर बैक्टीरिया में ये चीजें प्रेजेंट मिलेंगी, बट सब में नहीं मिलेंगी, नॉट एट ऑल, नॉट ऑल, सब में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, मेजरली प्रेजेंट होती है, ये बात याद रहेगी। ये तीनों मिलकर के सेल एनवेलप बनाते हैं। सेल एनवेलप मतलब यही तीन लेयर, आउटर मोस्ट पूछेगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे पूछेगा सेल वॉल, उसके नीचे पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलकर के एक शब्द में हमें खत्म करना होता है, सेल एनवेलप। तुम अपनी एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें सेल एनवेलप वर्ड मिल जाएगा, सेल एनवेलप, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल एनवेलप, ठीक। सेल एनवेलप काम क्या करती है, तीनों लेयर मिलकर के, देखो तीनों लेयर बनी अलग अलग चीज की बेशक है, लेकिन तीनों लेयर काम एक ही करती है, प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्टिव यूनिट है। आगे पढ़ेंगे और एक एक चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। मैंने कहा ना बस मैं स्ट्रक्चर के थ्रू तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ, तो मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, समझने में थोड़ा पता चलेगा ना, हाँ अच्छा अच्छा ये स्ट्रक्चर देखा। साइटोप्लाज्म के आगे नीचे मैंने लिखा हुआ है फ्लूइड मैट्रिक्स। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि फ्लूइड मैट्रिक्स क्यों लिखा है। जब तुम यूकैरियोटिक सेल में जाओगे तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पढ़ोगे, फिर तुम कंफ्यूज रहोगे कि यार ये क्या है वो क्या है, अलग अलग है, कुछ बंदे तो ध्यान भी नहीं देंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो फ्लूइड मतलब होता है बहना, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, बहना। हवा बहती है, हवा फ्लूइड है। पानी बहता है, पानी फ्लूइड है। केरोसिन बहता है, केरोसिन फ्लूइड है। तेल बहता है, तेल फ्लूइड है। पेट्रोल बहता है, पेट्रोल फ्लूइड है, ठीक है। जो चीजें बहती हैं वो चीजें फ्लूइड है, ठीक। तो क्योंकि जब इसके अंदर कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो रखा, जैसा कि मैंने इसका एनालॉजी लिया हुआ था कि एक ही पन्नी के अंदर तुम्हारा सब कुछ रखा हुआ है, गोलगप्पा, पानी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो जब तुम उसके अंदर छेद करोगे, आपको ये नहीं कि गोलगप्पा उसके अंदर अटका देना वो मत करना। मैं बताना चाहता हूँ कि सबको ऐसे तोड़ मरोड़ लो, चलो, और ऐसे करके छेद मारना उस पन्नी में, और तुम देखोगे सब कुछ बाहर निकल आया। कुछ चीजें छूट जाए, मैक्सिमम चीज, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, मैक्सिमम सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। क्यों बाहर आ गई, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ बहने वाला ही था, सब बह गया और बाहर आ गया, ठीक। कोई सी चीज अंदर रुकने या टिकने वाली नहीं थी, या बहुत कम है जो टिक जाए, है ना। तो मैक्सिमम सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म पूरा पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, जिसका साइटोप्लाज्म कैसा साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड मैट्रिक्स। यही जब तुम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ने जाओगे तो वहां पे इसका वर्ड लिखा होगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब आधी चीजें बहने वाली हैं, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में तुम्हें ऑर्गेनलीज मिलेंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज मिलेंगी जो नहीं बहेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बहेगा, छोड़ देना पानी। अब इसको कैसे समझाऊं, तो अलग पन्नी में गोलगप्पा ले लेना, अलग पन्नी में पानी ले लेना, अलग पन्नी में मटर पनीर ले लेना, जो लेना हो ले लेना, और ऐसे करके एक बड़े पन्नी में पैक कर लेना। अब वो बड़ा वाला पन्नी यूकैरियोटिक सेल है, तुम छेद मारोगे ढप, सारा पानी बह जाएगा, बट इसका कचड़ कचड़ जो करना हो कर लेना, पर तुम फील करोगे
कि सब कुछ बह के बाहर नहीं आया, मतलब आधी चीजें बही, इसलिए आधी को बोलते हैं सेमी, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स वर्ड, वहां पे हम यूज करेंगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वर्ड। क्लियर हुआ? नीचे आते हैं। समझाने के लिए ना टैक्टिक्स ले रहा हूँ, तुम्हें चीजों को सीरियस नहीं लेना बहुत ज्यादा, गोलगप्पा वाला पानी गोलगप्पा ऐसे एग्जांपल्स नहीं याद करने होते, समझाने के लिए चीजें ले रहा हूँ, बहुत चीजें फेक अपनी बना रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें याद हो जाए। ठीक, न्यूक्लियोइड, अच्छा मुझे इसमें आवाज बताना कि इस बार आवाज तो ठीक है ना? न्यूक्लियोइड वर्ड क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सुन लो। न्यूक्लियस होता है अपसेंट इसके अंदर, तो हमने इसको न्यूक्लियोइड नाम दिया। न्यूक्लियस अपसेंट होता है मतलब इसकी एनवेलप अपसेंट होती है। अभी जब यूकैरियोटिक सेल तुमने पिछली क्लास में अगर स्ट्रक्चर देखा तो उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे करके एक लेयर थी, न्यूक्लियस अलग से दिख रहा था, ये न्यूक्लियस है पूरा न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। बट इस केस में क्या है, वो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है बाकी चीजों के साथ। डायरेक्ट कांटेक्ट में सर हमें समझ नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ। सपोज करो यूकैरियोटिक सेल में ना बस ऐसे समझो कि 2 रूम बन गए हैं। क्या हो गया है? 2 रूम बन गए हैं। टीचर्स या प्रिंसिपल एक अलग रूम में बैठी हैं, तुम एक अलग रूम में बैठे हो, ठीक? और प्रोकैरियोटिक सेल में तुम और प्रिंसिपल सेम ही क्लास में बैठे हो, एक ही क्लास के अंदर, एक ही रूम में, ठीक? अब वो तुम्हें देख सकते हो, तुम उन्हें देख सकते हो, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल के साथ, जैसे राइबोसोम या कुछ भी, आपस में आके टकरा सकता है न्यूक्लियोइड के साथ, ऐसे समझो, जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से माइटोकॉन्ड्रिया आया और जीन में लपट गया कहीं ऐसे करके, डीएनए में ऐसे करके लपेट गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक? तो वो हो गया यूकैरियोटिक सेल, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको प्यार से न्यूक्लियस नाम ना देते, हम कहते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोइड। बट है क्या, जेनेटिक मटेरियल ही है, तो लिखा भी हुआ है मेन जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स रखता है अपने अंदर। जीन्स क्या होता है बताऊंगा डिटेल में, ऐसे समझो कि तुम्हारे जो कैरेक्टर्स है ना, तुम्हारे बच्चों में जाते हैं, वो जीन्स के थ्रू जाते हैं, तो ये जीन्स को बियर करता है, तो जीनोफोर नाम दिया है। जीन, जीन और फोर मतलब बियर करने वाला, जीनोफोर। सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए है। सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए मतलब अगर तुम्हारा डीएनए काफी बड़ा होता है, अगर मैं उससे और क्रोमोसोम्स बनाने जाऊं तो कम से कम 32-36 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, नहीं 23 पेयर बनेंगे, आई नो, बट मैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? सीरियस मत ले लेना। चलो 23 क्रोमोसोम बनेंगे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। तुम्हारे एक बड़े डीएनए से जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो 23 क्रोमोसोम बनेंगे। लेकिन तुम फील करना, अगर तुम इनका इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इससे अगर बनाओ, मैं कह रहा हूँ अगर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बनेगा नहीं, दिक्कत मत लो, इनमें डायरेक्टली फिजन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है? बट अगर इसका एक इस पूरे में ऐसे करके मैक्सिमम एक ही क्रोमोसोम बन सकता है, समझ पा रहे हो? एक ही क्रोमोसोम बन सकता है, इसलिए कहते हैं इसे सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा डीएनए? एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। अगर बनना हुआ तो, बना नहीं पाओगे, दिक्कत मतलब बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बट बना पाए तो। थोड़ा नीचे हो जा भाई। हाँ, तो सिंगल कहाँ लिखा है, ये रहा, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। एक चीज और लिखिए, याद रखना है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड और ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको बोलते हैं डीएस से शॉर्टकट से दिखाया है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्योंकि सर्कुलर है, ठीक, गोल है, और डीएनए क्योंकि डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कैसे याद हो सकता है? सिर्फ स्ट्रक्चर से याद हो सकता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि चीजें जो हैं वो लंबे टाइम तक याद रहें तुम्हें, ठीक है? और जिनको याद है, जिनको रिवीजन पर्पस चाहिए, उनका भी इसीलिए बनाया जाता है कि तेजी से याद हो जाए। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई। तुम देख रहे होगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलते हैं वापस और देखते हैं क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे जाकर के फोल्ड हो रहा है अंदर, ऐसे अंदर की ओर होता है तो इन होता है, नहीं कहता मे आई कम इन, मैं अंदर की ओर आऊं, क्या मैं अंदर की ओर आ सकता हूँ, इन अंदर की साइड। तो इनका मतलब अंदर और फोल्डिंग मतलब अंदर की ओर फोल्डिंग, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या नाम दिया? मेसोसोम नाम दिया। अब इसके फोल्डिंग के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है ये वेसिकल शेप का हो, बैग लाइक, हो सकता है ट्यूब्यूल शेप का, ट्यूब्यूल में नाम में ट्यूब आ रहा है, ठीक है, और हो सकता है ये लैमेली शेप का हो। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब मैंने बना दिया एक बैक्टीरिया में, तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि एक बैक्टीरिया के अंदर तीनों मिल जाएंगे। हो सकता है तुम एक बैक्टीरिया के अंदर काटो, तुम्हें ट्यूब शेप मिले, तो ट्यूब शेप का मेसोसोम हो सकता है। किसी बैक्टीरिया को काटो, उस बैक्टीरिया के अंदर वेसिकल शेप का मेसोसोम मिल सकता है। किसी बैक्टीरिया को काटो, उस बैक्टीरिया के अंदर लैमेली शेप का जो है वो मेसोसोम पाया जा सकता है। इस तरीके से क्या है, अलग अलग शेप प्रोवाइड हो सकते हैं, तो 3 शेप हो सकते हैं, मैंने लिख दिए। काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं, इसके ऊपर क्या है? सेल वॉल है, तो भैया
जो ये मीजोजोम है वो सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये रहा सेल वॉल फॉर्मेशन। अंदर के जितने वेस्ट मटेरियल हैं इसे बाहर निकालने का भी काम कर देते हैं, तो सीक्रीशन में हेल्प करते हैं, लो सीक्रीशन। ये जो डीएनए है ना, ये जब डबल होता है तो जब दो सेल बन रहे होते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में ये डीएनए जाएगा कैसे? तो ये क्या होता है, इस टाइप के देखो ट्यूब शेप का मैंने बना लिया मीजोसोम। तो ये दोनों क्या करेंगे, पकड़ेंगे उसको जेनेटिक मटेरियल को, ऐसे करके उलझा लिया, ऐसे करके उलझा लिया और अलग हो रहे हैं। अब ये देखो अभी एक सेल के अंदर में है, ऐसे देखो एक सेल के अंदर में है, दो मीजोसोम है, दोनों ने ऐसे करके पकड़ लिया है उसको जेनेटिक मटेरियल को। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो अलग कर लिया, अब छोड़ देंगे। तो यहाँ देखो अलग हो गए, दो सेल बन गए और इसके अंदर अभी भी फंसा हुआ था क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब छोड़ देंगे, तो दो सेल अलग अलग है, उनके अंदर एक एक जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन में, डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन कह लो, डबल होने में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करने में भी मदद करता है कौन, मीजोसोम। डीएनए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, खाना जो खाते हो उससे एनर्जी निकलती है, बस यही है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो तुम खाए इससे तुमने जो एनर्जी निकाली, बस इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ये काम हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल में यानी प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, इन सारे किंगडम में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो मस्ट है, प्रेजेंट होगा। बट प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो इसमें ये काम कौन करेगा, मीजोसोम काम करेगा। तो आगे जाने के बाद कहीं लिखा नहीं है, ये रहा रेस्पिरेशन, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी एनर्जी को ही बोलते हैं, ठीक है, करेंसी है एक टाइप के। नहीं कहते मुझे अमीर होना है, अब लोग बोलेंगे अमीर कैसे होना है, बोलेंगे पैसा दे करके। तो तुम पैसा और अमीर दोनों लग लीजिए। अमीर तो खैर कई तरीके से अमीर हुआ जा सकता है ना, कुछ बंदे ज्ञान में अमीर होना चाहते हैं, कुछ पैसों में अमीर, बट ऑल ओवर हम जिस अमीर की बात कर रहे हैं वो पैसों से अमीर होता है। तो तुम पे पैसा है तो तुम अमीर हो, तो तुम पे एटीपी है, तुम पे एनर्जी है, ऐसा समझते हैं, ठीक है। पैसा इज इक्वल टू एटीपी और अमीरी इज इक्वल टू में एनर्जी, ठीक। क्वेश्चन आएगा अगर तुम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो होमोलोगस एनालोगस कुछ पढ़ोगे, ऐसा कुछ पढ़ोगे जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, काम अलग अलग होते हैं, किसी किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका काम डिफरेंट, मतलब ऐसी चीजें तुम पढ़ोगे। तो तब क्या, तब पढ़ेंगे। आज हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, छोटा सा, कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है। होमोलोगस ऑर्गन हम उसको बोलते हैं जिसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों लेकिन ये काम सेम कर रहे हो, ऑरिजिन अलग अलग हों, जिनके काम मतलब ये काम एक जैसा कर रहे हैं। होमो मतलब सेम होता है, सेम टाइप का काम कर रहे हैं। तो मीजोसोम क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का। दोनों की ओरिजिन अलग अलग, मीजोसोम की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनली है, ठीक। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो तुमसे पूछेगा होमोलोगस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिस्टर ने। अब ये क्या है, ये देखो इस टाइप का होता है, दिख रहा है ये, ले जाऊं नीचे, ऊपर ले जाता हूँ। ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ कुछ स्ट्रक्चर। और ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये, तो जो ये अंदर वाला का ये जो मुड़ा मुड़ा है ना पार्ट, इसको कहते हैं क्रिस्टे, ठीक। इसके अंदर होता है रेस्पिरेशन। और किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे मीजोसोम के अंदर हो रहा है। तो हम कहते हैं ये होमोलोगस है, मतलब सेम काम कर रहा है किसकी तरह, क्रिस्टे, मतलब वो इनफोल्डिंग्स, किसकी इनफोल्डिंग्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड पे। तो हो सकता है तुम्हारी किताब में बात लिखी हुई आ जाए, मतलब स्टेटमेंट में तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि होमोलोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू में लिखा हुआ आएगा तो भी मीजोसोम, और हो सकता है होमोलोगस ऑफ क्रिस्टे इन द माइटोकॉन्ड्रिया करके पूछे तो भी तुम समझ गए होगे क्या जवाब लिखना है, मीजोसोम। अब आ जाओ अगले वाले पे चलते हैं। तो 3 लेयर अब तक में याद हो चुकी हैं, कुछ चीजें दिमाग थोड़ा सेट कर देते हैं, रुक जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर में हमने 3 लेयर पढ़ी, सेल एनवेलप में जो कि प्रोटेक्टिव यूनिट है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद इनर मोस्ट आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्टिव यूनिट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हो सकती हैं जिसे हम मीजोसोम नाम दे रहे हैं। 3 शेप हो सकते हैं, वेसिकल शेप हो सकता है, ट्यूब्यूल शेप हो सकता है, लैमली शेप हो सकता है। तीनों के तीनों क्या काम करेंगे, तो डीएनए का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर सेल वॉल है तो सेल वॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी चीज को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं तो सिक्रीशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होमोलोगस है हमारा मीजोसोम। ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना मैंने इस बार कम टाइम है। बिलीव करो इतना सा एक्सप्लेन करते करते पिछली बार 1 घंटा निकल गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा दोबारा बनाऊंगा बेशक टाइम चला जाए।
है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ किसका, प्लाज्मिड का। या अरे यार मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि नहीं बताया। मेन जेनेटिक मटेरियल, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मैंने बताया है ना, मैंने उस पे टिक भी मारा हुआ है, बताया है। प्लाज्मिड पे आ जाते हैं, ठीक है। नहीं बताया होगा तो फिर मैं अगले में क्लियर कर दूंगा, मुझे हल्का सा कंफ्यूजन हो गया यार। प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है वो सुनो। प्लाज्मिड भी जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, देखो सर्कुलर है दिख रहा होगा, डबल भी बनाया हुआ है, डबल स्टैंडर्ड भी दिख रहा होगा। तो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, डीएनए है। जबकि ये वाला मेन जेनेटिक मटेरियल भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, डीएनए है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मेन है, अगर तुमने ये निकाल लिया तो सेल सेल नहीं कहलाएगा, मर जाएगा। इसके बिना सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यही है वो जिसको निकालने के बाद सेल से एक स्ट्रक्चर कम हो जाएगा और सेल इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाएगा। जबकि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, इसको तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, है ना। ये करता क्या है काम? ये करता है कि ये एक्सटर्नल फीचर्स दे देता है। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब अभी मैं तुम्हें एक सिंपल पैरासीटामोल के बारे में सबने सुना होगा, इसलिए मैं पैरासीटामोल का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, है ना। दिल पे नहीं लेना इस बातों को। समझो कि तुम पे बैक्टीरिया का अटैक हो गया, तुम गए डॉक्टर के पास और तुमने दवाई मांगी, पैरासीटामोल ही मिलता है, पैरासीटामोल लिया, खाया और तुम ठीक हो गए। तो क्या हुआ होगा, तुम्हारे अंदर के बैक्टीरियाज मर गए होंगे, मतलब वो बैक्टीरिया पैरासीटामोल को नहीं संभाल पाए। नेक्स्ट टाइम तुम्हें फिर से बीमारी हुई, अंदर बैक्टीरिया का था, तुम्हें पता चल गया, तुम फिर गए, तुमने पैरासीटामोल खाया, अब तुम ठीक नहीं हुए। तुमने बोला सकता है असर ना किया हो, तुमने फिर खाया, फिर असर नहीं हुआ, मतलब तुम फिर से ठीक नहीं हुए। तो अब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हुई कि पिछली बार तो मैं ठीक हो गया था, अब मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो जब तुमने रिसर्च किया तो तुम्हें पता चला कि कुछ बैक्टीरिया तो मर जा रहे हैं पैरासीटामोल से और कुछ बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं। जो नहीं मर रहे हैं उन्हें खोल के देखा तो उनके अंदर मिला प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड पर रिसर्च करा तो पता चला कि ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब ये तो पैरासीटामोल से बचाने का काम कर रहा है, पैरासीटामोल के अगेंस्ट काम कर रहा है। तब तुम दूसरी दवाई लेते हो और दूसरी दवाई खाते हो और तब जाके वो बैक्टीरिया मरते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या काम कर रहा था, इसने कुछ एक्सटर्नल फीचर प्रोवाइड कर दिए, जैसे एंटीबायोटिक से बचाने का काम, और भी कई चीजें प्रोवाइड करता है। तो अभी लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स और फेनोटिपिक कैरेक्टर दे देता है। वही मतलब मैंने बताया ना, अलग अलग दिखाई देते हैं कि यार ये बैक्टीरिया तो मर गया, ये क्यों जिंदा रह गया, तो फेनोटिपिक कैरेक्टर दे देता है अलग से। कैन और भी एक है कि जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड, लेकिन मैं आगे बताऊंगा ये चीज, डिटेल में तो पता नहीं है, आगे ही बताऊंगा। कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये किसी के भरोसे नहीं होता कि सेल जब डिवाइड करेगा तब मैं डिवाइड करूंगा एक से दो में। तुम न्यूक्लियर डिवाइड करके दिखा दो, नहीं होगा, सेल डिवाइड होगा तभी होगा। या फिर पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, वही होता ही है, पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, उसके बाद पता है कि अब सेल डिवाइड होना है और सेल डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसका नहीं, ये किसी की परमिशन नहीं लेता कि भाई डिवाइड हो जाऊं न्यूक्लियस से, नहीं, ये खुद के मन से डिवाइड हो जाता है, जितना मर्जी उतना रेप्लिकेशन करता है। तो डिवाइड इंडिपेंडेंटली, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर है, समझ आ गया। बट ये एसेंशियल नहीं है, ये बात याद रखना, है ना। ये एसेंशियल जीन नहीं है। एसेंशियल जीन कौन सा है, एसेंशियल डीएनए कौन सा है, तो वो ये वाला है, मेन जेनेटिक मटेरियल। बहुत बंदे आगे चल के जिनको पता है उनको मैं बता देता हूँ, बाकी जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। यूकैरियोटिक सेल में ना जो तुम्हारा डीएनए है, वो उसको एक प्रोटीन के इर्द गिर्द वो लपेटा होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वो हिस्टोन प्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन लिखा हुआ है, तुम हिस्टोन वर्ड नहीं देख रहे होगे। कुछ प्रोटीन होती है जिससे ये वो होता है, जिसपे ये लपेटा हुआ होता है। पहले मैं लिखवाता था बट अब मैं नहीं लिखवाता ये कौन सी चीज है ना। पता चल गया होगा कि ये ऑल ओवर जो है वो प्रोटीन्स है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, समझो ग्रुप होते हैं, जी फॉर ग्रेन्यूल, जी फॉर ग्रुप। मैंने कहा ना कुछ निकाल लो याद करने के लिए। जी फॉर ग्रेन्यूल और जी फॉर ग्रुप, तो ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है वो तुम्हें पता चलेगा नाम पढ़ के, नाम पढ़ लिया करो, ठीक है। अगर नाम फॉस्फेट ग्रेन्यूल लिखा हुआ है तो फॉस्फेट का ग्रुप, अगर सल्फेट ग्रेन्यूल लिखा हुआ है तो सल्फेट का ग्रुप, अगर इसका नाम लिखा हुआ है किसका, साइनोफेसियन, साइनो मतलब होता है ब्लू कलर का पिगमेंट, ठीक है। तो ब्लू कलर के पिगमेंट अगर ग्रुप बना हुआ है तो साइनोफेसियन ग्रेन्यूल। देख लो मैंने अलग अलग कलर करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। राइबोसोम के बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में 70s 80s दोनों होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 70s होते हैं। तो यही वो 70s राइबोसोम्स है, बट मिलेंगे कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, फिर से बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच मिलेंगे, ठीक। ये रहा राइबोसोम,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। ग्रेन्यूल का मतलब मैं बता चुका हूँ, प्लाज्मिड मतलब बता चुका हूँ। कंफ्यूज में हूँ कि न्यूक्लियोइड के बारे में बताया कि नहीं बताया, कंफर्म करके बता दूंगा, नहीं बताया होगा तो कल मैं बता दूंगा पक्का। रेगुलर वीडियोज आ जाएंगी, अब बिल्कुल नहीं चिंता करना। तो क्रोमेटोफोर की बात यहाँ पे मैं कर रहा था। क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमेटो मतलब होता है कलर, पहली बात, क्रोमेटो मतलब कलर, और फोर मतलब होता है स्टॉक लिखाते हैं टीचर, मैंने लिख लिया। फोर का मतलब होता है बियरर, मतलब कंटेन करने वाला, ठीक। तो कलर बियरर जो कलर को कंटेन करता है, क्या है? ये भी इनफोल्डिंग ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, नोटिस करो, ठीक। कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है कि एक्सटेंशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन बताऊंगा, इन सब में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं याद करा दूंगा तुम्हें, तुम खुद सोचो। रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा था सेल को, तो एक्चुअली सेल को देखा था, डेड सेल को देखा था। डेड सेल को देखा था, इसका मतलब एक्चुअली क्या देखा था? प्लांट को देखा था, तो सेल वॉल देखा था। इसका मतलब सेल वॉल एक मड़ी हुई स्ट्रक्चर है, ग्रो नहीं कर सकती, एक्सटेंड नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ठीक, वो सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकती है। तो सेल वॉल तो एक्सटेंड होने से लगा, इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग कुछ भी होने से रह गया, तो बचा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बचा। समझ गए? इस तरीके से याद करना होता है। तो चाहे तुमसे पूछे मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल वॉल, फलाना ढिमकाना चीज लिख के दे, तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टिक मारना है। फ्लैजिला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, सेल वॉल कुछ है ही नहीं। क्रोमेटोफोर इसमें भी इनफोल्डिंग है, किसकी इनफोल्डिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, सेल वॉल की है ही नहीं। तो पता चल गया ना, सारी चीजों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इन्वॉल्व है। तो और ये किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटोफोर सब में प्रेजेंट नहीं होता, सब में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स में और मे नॉट भी प्रेजेंट लिखा होता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही क्रोमेटोफोर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो किस में होगा? जिसमें नीड होगी। क्रोमा क्या है? फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्रोमेटोफोर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अपने पास कंटेन करके। पिगमेंट्स क्या होते हैं? वही कलरफुल जो चीजें बता रहा हूँ। तो कलर पिगमेंट कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कंटेन करता है, तो साइनो बैक्टीरिया में तुम्हें मिल जाता है। साइनो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो जिसमें साइनो का मतलब ब्लू है। देखो यहाँ पे भी साइनोफिशियन है, साइनो मतलब ब्लू, यहाँ पे भी साइनो है, साइनो मतलब ब्लू, ब्लू कलर का बैक्टीरिया है कि नहीं। और इसी को हम लोग प्यार से बीजीए बुलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम से ब्लू का मतलब समझ में आ रहा होगा। ग्रीन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि मतलब हायर प्लांट्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्गी इसलिए बोलते हैं, एल्गी एक्चुअली प्लांट किंगडम में आता है, लेकिन हम इसे एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे पहले रखा गया था प्लांट किंगडम में, बाद में हमने इसे उठा के बैक्टीरिया किंगडम में रख दिया, ठीक। तो पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्रोमेटोफोर होता है, और यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती हैं। फ्लैजिला के बारे में लास्ट चीज बची है, पढ़ लो। फ्लैजिला, अच्छा इंक्लूजन बॉडीज भी बची है। अच्छा हाँ, यही जो ग्रेन्यूल्स है ना, इन्हें इंक्लूजन बॉडीज कह देते हैं। कंफ्यूजन यहाँ नहीं लेनी कि माइक्रो बॉडीज भी तुम पढ़ोगे और तुम्हें लगेगा यार माइक्रो बॉडीज वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज किस में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस होती हैं, देख लो गौर से। जबकि माइक्रो बॉडीज पे आएगा तो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और ये आता आया है, आ चुका क्वेश्चन, ये इंक्लूजन बॉडीज पे मेम्ब्रेन लेस होती है। लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, मतलब समझोगे वो ग्रेन्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, अलग से कोई इनका कंपार्टमेंट नहीं होता। कंपार्टमेंट इनके किसी चीज में नहीं होता भाई। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने लिख दिया है, ये रहा एक्सटेंशन ऑफ, दिख रहा है तुम्हें? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सेल वॉल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो सेल वॉल तो नहीं होगा एक्सटेंड, मैंने बता दिया, याद करने के लिए यहाँ पे डाल भी दिया। फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। यही जब मैं तुम्हें यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला बताऊंगा तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बताऊंगा, और बहुत अलग अलग चीज उसके अंदर बताऊंगा। यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, तुम्हारे अंदर भी है, एक चीज के अंदर है। नोटिस करो, स्पर्म, स्पर्म के जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें तुमने फ्लैजिला देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब आगे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहाँ नहीं, किसी और चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो वहां पे जो फ्लैजिला है ना, वो फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का नहीं बना, वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, वो यूकैरियोटिक सेल है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैजिला। यहाँ का फ्लैजिला में क्या खासियत है कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बस हो गई खत्म बात। कुछ बच तो नहीं गया? प्लाज्मिड खत्म हो गया, क्रोमेटोफोर खत्म हो गया, फ्लैजिला कनेक्ट हो गया, इंक्लूजन बॉडीज बता दिए, ग्रेन्यूल्स बता दिए, मेसोसोम बता दिया, सेल एनवेलप बता दिया, न्यूक्लियोइड बता दिया, ठीक, सब हो गया। अच्छा एक चीज छूट गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई यार ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। मतलब अगर तुम्हारा एक डीएनए खींच करके अगर मैं क्रोमोसोम बनाना चाहूँ तो 23 क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक। जबकि इसका अगर बनाने जाओ, प्लाज्मिड का अगर बनाने जाओगे ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब ये उस क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होगा,
किस क्रोमोसोम का, मेन क्रोमोसोम का जो बनेगा उसका ये हिस्सा नहीं है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। उससे हटकर है ये, मेन जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा नहीं है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए, जहाँ लिखा पड़ा है सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। गंदा ही रहने देना चाहिए, पता रहता है कि बताया कि नहीं बताया। अब मन में कंफ्यूजन है, बताया कि नहीं बताया। 4 बेसिक शेप के होते हैं, मतलब ये मैंने बता दिया, अच्छा वो गंदा कर रखा था। 4 बेसिक शेप के होते हैं, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पिरुलिना, मैंने बता दिया। आ जाओ डिटेल पढ़ते हैं, कितना टाइम हुआ? 35 मिनट हुए हैं, बस। डिटेल पढ़ने में ज्यादा नहीं है, खत्म कर लेंगे तुरंत ही। वीडियो लंबी हो गई, मुझे पता है बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बचा, बस 3 पन्ने हैं, खत्म कर लूंगा। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, आ जाओ। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में क्या है? सेल एनवेलप मतलब 3 चीजें, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आओ पहली चीज यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। सेल एनवेलप में आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर मिल करके एक काम करती हैं प्रोटेक्टिव यूनिट का। तो तीनों लेयर एक साथ टाइटली बाउंड होकर के प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं, ठीक। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये जो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप मतलब भाई तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स होता है वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तीनों को मिलाकर के सेल एनवेलप बोलते हैं। और यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स में जो कैलिक्स वर्ड है वो है कोट के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोट, ठीक है। और जो ग्लाइको वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट को दिखाता है। क्या हो गया? चलो तो काम करे करे कर गया। तो ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट को दिखाता है, कैलिक्स वर्ड जो है कोट को दिखाता है, ठीक। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट कोट का बना हुआ है, ठीक। इसके बाद दूसरा वर्ड आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग से। अब ये क्या होता है बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग? बताता हूँ। बर्स्टिंग मतलब होता है फटना, तो फटने से बचाता है सेल की वॉल। उस बैक्टीरिया को फटने से बैक्टीरियल की वॉल बचा लेती है। और चिपकने से आपस में से कोलैप्स कर जाता है, ऐसे फट ऐसे ना हो जाए, पूरा एकदम चिपक ही ना जाए, एकदम मुड़ उड़ जाए अंदर का सब कुछ और मर जाए, वो भी नहीं होता। तुम्हारे मन में होता होगा, मेरे को आता था पहले कि फटने से तो बचा लेगा, वो मुझे समझ में आता है, चिपकने से कैसे, कोलैप्स होने से कैसे बचा सकता है? सेल वॉल तो बाहर की तरफ है ना। तो अब मैं उसका मतलब समझ गया हूँ, मैं तुम्हें इजी वे में समझा देता हूँ। सेल वॉल के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फेविकॉल होता है ना। रियल फेविकॉल नहीं होता, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फेविकॉल होता है। फटने से तो तुम्हें रोक लेगा, समझ में आ गया। चिपकने से कैसे रोका पता चला? वो फेविकॉल लगा हुआ है, वो चिपकने से रोक लेता है। क्लियर हुआ? मतलब चिपकी हुई होती है वो सेल वॉल से लेयर। इसको प्यार से हम क्या नाम देते हैं? सेल एनवेलप नाम देते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमेबल है। सिलेक्टिव परमेबल मतलब सिलेक्ट करके चीजों को भेजती है, और यही है जो इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। मेरे को ये भी कंफ्यूजन हमेशा रहती थी कि आउट वर्ल्ड तो सेल वॉल है ना, सेल वॉल है ना, सेल वॉल है ना। सेल वॉल मरी हुई भी तो है ना, वो कैसे बाहर वाले से इंटरेक्ट करेगी? मरी हुई चीज कब से इंटरेक्ट करने लगी? लिविंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे बाहर के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है। सिलेक्टिव परमेबल कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? लिविंग बीइंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो बाहर से कनेक्ट है, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ना कि सेल वॉल। क्लियर हुआ? तो तुम ग्लाइकोकैलिक्स 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 तो वैसे भी सारे बैक्टीरिया में कहाँ प्रेजेंट है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे यूनिवर्सल है। किसी भी सेल को बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट है। सेल एनवेलप में मॉडिफिकेशन क्या है? सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन है स्लाइम लेयर और कैप्सूल। क्या होता है बताता हूँ। देखा ये गया है, देखो तुम्हें पूरा बैक्टीरिया मैंने बना के इसलिए दिखाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि सेल एनवेलप के नाम पे ग्लाइकोकैलिक्स में फर्क आ रहा है, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स में फर्क आ रहा है। तो बट ये ग्लाइकोकैलिक्स एनसीईआरटी में नाम ना दे करके मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप बोल देता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैंने पूरा बैक्टीरिया बना के दिखाया है कि देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर सेल वॉल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्लाइकोकैलिक्स में फर्क पड़ गया। ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे टफ है, बहुत ही ज्यादा थिक है। टी फॉर टफ, टी फॉर थिक, तो थिक है। इसको हमने नाम क्या दिया? नाम कैप्सूल नाम दे दिया, कैप्सूल। क्या करता है ये? बचाने का काम। मोटी चीजें क्या करती है? बचाने का काम करती है। गद्दा ठंड से बचाता है, कोई सी भी चीज है ना, बॉडी गार्ड, हट्टे कट्टे दुश्मनों से बचा लेते हैं। तो इस पे भी जो मोटी चीजें हैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज स्लो हो गई यार। थिक चीजें हैं तो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? प्रोटेक्टिव करने का काम करती है। तो ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? तो हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम से इन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो लिखा होता है होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक।
लूज का क्या सीन है, तो ग्लाइकोकैलिक्स टफ हो सकती है तो लूज भी हो सकती है, लूज हो गया तो ये इस टाइप का हो गया। अब इसका होने का क्या फायदा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो गया कि पानी का लॉस कम हो गया, ठीक है, प्रिवेंट वाटर लॉस, सरफेस एरिया इंक्रीज जिसकी वजह से प्रिवेंट वाटर लॉस, आयन लॉस। तो मैं समझ में नहीं आया होगा आधे ज्यादा को, क्या ऐसे वाटर लॉस कैसे रोक दिया। इसको ऐसे समझो कि अगर तुम्हें कोई शर्ट पैंट में सुखाने के लिए दूं या देता हूँ, या तुम सुखाते भी होगे तो उसे फैला करके सुखाते होगे, क्यों, ज्यादा ज्यादा धूप पड़ती है जल्दी सूख जाता है। लेकिन तुमने ऐसे भी तो कभी कभी ना कभी देखा होगा कि गीला होता है कोई सा चीज और वो ऐसा मुड़ा रह जाता है, भूल जाते हैं हम धूप में ले जाते हैं, तो ऊपर का तो सूख जाता है बट अंदर अंदर से गीला रह जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर के पार्ट तक धूप नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ पे मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। तो अंदर का जो पानी है वो तो है ही, और बाहर का पानी उड़ गया, बाहर का पानी उड़ गया बट अंदर से पानी सेफ है, तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन मतलब वाटर, ये मतलब वाटर के बिना होने से बचाता है, मतलब वाटर को अब्सेंट होने से बचाता है, बॉडी के अंदर के वाटर को रिलीज होने से बचाता है, जो भी समझो वाटर लॉस होने से बचाता है। सेल वॉल के बारे में एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली पढ़ना है कि सेल वॉल जो है मोनेरा में, बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होता है और यू बैक्टीरिया होता है, यही है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, बट हम नहीं नहीं डिटेल नहीं जाने, बिल्कुल नहीं जानेंगे। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब पुराने बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे आदि मानव हमारे पुराने वाले लोग कितनी भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, वॉल्केनो के अंदर, डीपेस्ट ओशियन के अंदर कहीं पर भी ये सर्वाइव कर जाता है, समझते हो, वॉल्केनो, छोटा सा आग में हाथ जल जाए तो हाथ जल जाता है, तो मैं कह रहा हूँ डीपेस्ट ओशियन तक में सर्वाइव करता है, वॉल्केनो पे सर्वाइव करता है, सॉल्टी से सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर जाता है जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आर्की बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है, हमने इसके पीछे रिसर्च करी कि क्यों, हमने मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि क्यों ये सर्वाइव कर पाता है, तो आया सेल वॉल की वजह से। इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सूडोम्यूरिन का बना हुआ है। बैक्टीरिया पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की लेयर, तो वो सेल वॉल लेयर अगर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन की या सूडोम्यूरिन की बनी हुई है तो इसका मतलब वो प्रोटेक्ट करने का, हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव करवा सकती है बैक्टीरिया को, जैसे आर्की बैक्टीरिया करता है। अगर वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है तो यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब वही जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, न्यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज लिख दिया मैंने, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का नियम, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इस तरीके से हमें याद करना है। मैंने ये जो काटा हुआ पार्ट है ना, इसे कटा हुआ ही रहने देना, ठीक है, इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया। ग्राम स्टेनिंग क्या है, ये एक टेक्निक है। ये कैसी टेक्निक है, देखो, कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। बैक्टीरिया को तुम देख नहीं पाओगे, ऐसे नंगी आंखों से देखने जाओगे तो बैक्टीरिया दिखेगा कैसे, इतना छोटा सा है, इवन तुम्हें माइक्रोस्कोप होगा तो भी तुम नहीं देख पाओगे। तो देखने के लिए क्या होगा ना, कलरलेस है, देखोगे ऐसे, तो उनको कलरफुल बनाना पड़ेगा। कलरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, उन पर कलर छाटते हैं। तो पहले तो एक स्लाइड ले लोगे, उसको स्लाइड को बोलते हैं बैक्टीरियम स्लाइड, की बैक्टीरिया की स्लाइड है, ठीक, शीशे सी होती है, ऐसे होती है, शीशे टाइप की होती है। इसके ऊपर क्या करोगे, बैक्टीरिया डाल दोगे, तुम्हें अभी दिख नहीं रहे, तो उसको इस पे बैक्टीरिया है बट तुम्हें दिख नहीं रहे, तो इस बैक्टीरिया पे तुम क्या करोगे, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन करोगे। नाम याद नहीं करना, स्टेन का मतलब होता है कलर करना, तो कलर कर दोगे, ऊपर से ऐसे कलर फेंकोगे, तो ये वॉयलेट कलर का कलर है तो वॉयलेट कलर के ये दिखने लगेंगे। फिर क्या करोगे, इसे वॉश कर लोगे। अब आयोडीन से वॉश करते ना ना, कुछ ध्यान नहीं देना, बस वॉश कर लेना, धो लेना, ठीक। धोगे तो तुम देखोगे कुछ बैक्टीरिया दिख रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया नहीं दिख रहे। जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव, अब जो नहीं दिख रहे हैं वो क्या गायब हो गए, तो उसको देखने के लिए हम एक बार फिर से उन पे कलर फेंकेंगे। इस बार हम काउंटर स्टेन, काउंटर मतलब उन्होंने जो रिएक्शन दिया गायब होने का, हम इसके काउंटर में करते हैं। क्या करते हैं, फिर से एक और कलर फेंकते हैं, सेफरेनिन, ये ऑरेंज कलर का कलर है और हमें वो बैक्टीरिया फिर से दिखने लगते हैं। तो अब हमें वॉयलेट बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं और ऑरेंज कलर के बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं। तो जो पहले ही कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिन्होंने पहली बार में ही स्टेन को रिटेन कर लिया, मेन स्टेन इज रिटेन, और जो दूसरे, तो उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो दूसरी बार में जिनके लिए काउंटर स्टेन करना पड़ा, काउंटर स्टेन जो रिटेन करते हैं, जो रखते हैं, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बस, बैक्टीरिया के दो टाइप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो जो कि मेन स्टेन को अपने अंदर रख पाते हैं, ठीक है, एक ही बार में स्टेन करो तो में दिख जाएंगे, और वॉश करोगे तो ऐसा नहीं कि कलर गायब हो जाएगा, और जबकि एक स्टेन वो होता है जब गायब हो जाए, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पर से स्टेन गायब हो जाती है, फिर तुम उनके लिए दोबारा स्टेन करते हो तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। जिसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ग्राम पॉजिटिव, और जो गायब हो गए नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो ग्राम नेगेटिव,
किन्होंने खोजा था? क्रिस्टियन ग्राम ने एक चीज तो मतलब क्रिस्टियन ग्राम ने ये टेक्निक बनाई थी, तो इन्हीं के नाम पर ये टेक्निक है ग्राम स्टेन। स्टेन मतलब कलर करना। ढूंढा किन्होंने था? ग्राम ने ढूंढा था। ठीक। इससे बिहेवियर ऑफ सेल एनवेलप, हाँ, सेल एनवेलप के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ये सेल वॉल। मतलब अगर तुमसे पूछे ना ग्राम स्टेनिंग का ग्राम स्टेनिंग के क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्राम स्टेनिंग जो है वो किसके बेस पर है, तो सेल एनवेलप के बेस पर है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस पर है, ना कि सेल वॉल के बेस पर है। ये डिपेंड करती है कि सेल एनवेलप कैसा है। मतलब फिर से वही मेन लेयर आ गई तुम्हारी। सेल वॉल भी इंक्लूड हो गया सेल एनवेलप में, तो अभी तो सेल एनवेलप ही नाम लेंगे ना, बाद में हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लेंगे, ऊपर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी सेल एनवेलप में तीन चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। तो इन तीनों जो ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेनिंग के लिए, कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए, कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए। पता है क्या होता है, कभी कभी हमें ना बहुत ज्यादा चीजें जब याद हो जाती है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज बतानी है, क्या चीज नहीं बतानी है, तो इसीलिए अटकाव आ जाता है। ठीक है, आई होप तुम इतनी सी बात को समझ पा रहे होगे। फिर हमें याद आता है ना कि यार कॉम्प्लेक्स नहीं करना, चीजों को तो ईजी रखना है, एकदम झटके से क्लिक करता है। माइकोप्लाज्मा एक शब्द है, तुम्हारे एनसीईआरटी में आएगा जब तुम पढ़ोगे चैप्टर। देखो मैं तो पढ़ाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं अभी नोट्स करा रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी भी कराऊंगा। तो जब मैं नोट्स करा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें माइकोप्लाज्मा वर्ड, अब तुम खुद रीड कर रहे हो तो तुम पढ़ोगे माइकोप्लाज्मा शब्द, तो ये शब्द अभी क्लियर हो जाए। मेन चीज का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, वहां पे बताया गया है, बट क्या फर्क पड़ता है, चाहे वहां पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पढ़ना ही तो है, वहां भी बताऊंगा। माइकोप्लाज्मा कैसा है? ये वो बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है, है? सुन लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। ग्लाइकोकैलिक्स में और में नॉट भी प्रेजेंट है, वो भी सकती है, नहीं तो पता है ना तुम्हें, तो ठीक। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल गायब हो गया। अब समझो, काफी बार ये होता है पेनिसिलिन का इस पे एक्ट नहीं होता, पूछते हैं, मैं बता देता हूँ। पेनिसिलिन की एक दवाई है, ठीक है, पेनिसिलिन से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। तो क्या होता है, पेनिसिलिन जब हम किसी बैक्टीरिया पे डालते हैं तो वो सेल वॉल तोड़ देता है उसका, सेल वॉल टूट गया, तो अब वो सेल या तो कोलैप्स कर जाता है या तो वो बैक्टीरिया फट जाता है, तो वो मर जाता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं मरता। माइकोप्लाज्मा क्यों नहीं मरता? क्योंकि भाई माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल ही नहीं है, और पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ता है ना, तो ये बच जाता है, कुल मिला के ये बच जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली है, मैंने इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, तुम गौर करो। मैंने बताया था बैक्टीरिया सेल में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। नोटिस करो, ये लिनियर डीएनए, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये मत सोचना कि मिट गया या बना नहीं, सच में नहीं है। ठीक है, लिनियर डीएनए होता है इनका। फिर राइबोसोम वगैरह नॉर्मल यूनिट होती है, पूरा पूरा मैंने बनाने की कोशिश नहीं करी, छोटा सा स्ट्रक्चर था, जो मेन चीजें थी वो दिखा दी। लिनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और नो सेल वॉल। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, लिखा भी नहीं है मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भूल गया हूँ यार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये रहा बैक्टीरिया दैट कंप्लीटली लैक का मतलब होता है एब्सेंट, कंप्लीटली पूरी तरीके से एब्सेंट है सेल वॉल। ठीक। दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपना शेप चेंज। अब सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, तो वो इनका शेप बनाए रखने में मदद करता है। अब सेल वॉल ही नहीं है तो शेप भी नहीं है, तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं, इसीलिए ये जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। और जिनका बहुत सारे शेप जो बना सके उनको बोलते हैं प्लियो। बहुत सारे मॉर्फ, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, बहुत टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो, तो प्लियोमॉर्फिक। ठीक। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बताया था मैंने, इन्हीं की एक कैटेगरी होती है पीपीएलओ। बताया था ना, माइकोप्लाज्मा को थोड़ा सा मोड़ लोगे, एम को हल्का सा मोड़ोगे तो 0.3 दिखने लगेगा, 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, है ना। ये है प्लियोरोनोमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। अब सुनना, ये कंफ्यूजन है, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो हमें लगता है जो विदाउट ऑक्सीजन जिंदा है उनको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यह एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और यहीं बस मात खा जाते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो तुम गलत करके बैठोगे। ये एरोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, बट ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। एनएरोब नहीं है, फैकल्टेटिव एनएरोब, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर लेंगे। दोनों में फर्क क्या है सर? देखो, एसी वाला एक बंदा एसी में तो सरवाइव कर लेगा, तो क्या बिना एसी के वो मर जाएगा? नहीं ना, वो बिना एसी के भी सरवाइव कर लेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव बिना एसी, फैकल्टेटिव एसी, सॉरी, फैकल्टेटिव बिना एसी के रहने वाला बंदा, नॉर्मल घर में, और एक मानते हैं एसी वाले घर में। तो वो मेनली एक एसी वाला बच्चा है,
बट वो फैकल्टेटिव बच्चा भी है, फैकल्टेटिव नॉर्मल बच्चा भी है, मतलब बिना एसी के सर्वाइव कर लेगा। ऐसे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रहता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी। वहां लिखा होगा शब्द कैन, और अब जब तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा तो वहां लिखा हुआ होगा डायरेक्ट कि ये एनारोब होते हैं, और तुम मारोगे कि खटाक से और तुरंत गलत हो जाएगा। पढ़ना चारों ऑप्शन, वहां लिखा हुआ होगा या तो फैकल्टेटिव एनारोब या फिर लिखा वो ऐसा लिखा होगा कि माइकोप्लाज्मा लिव विदाउट ऑक्सीजन, और तुम दूसरा ऑप्शन पढ़ना, तुरंत टिक मत मारना, दूसरा ऑप्शन जरूर लिखा होगा माइकोप्लाज्मा कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, और ये कैन शब्द वहीं पे काम आएगा। एनसीईआरटी में कैन शब्द इसलिए मैंने कहा ना, पूरी एनसीईआरटी में जब स्टेटमेंट वाइज बनता है तो कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑल, सम, इन सब का ही इस्तेमाल घुमा फिरा के करते हैं। डज नॉट, डू नॉट, इन सभी चीजों का यूज होता है। ठीक, कुछ बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं होंगी। फॉलोड बाय, सक्सीडेड बाय, इन सब चीजों का यूज। ये डिसीज कॉज करता है, पैथोजेनिक है, पैथोजन मतलब जो डिसीज कॉज करते हैं। तो डिसीज कॉज करता है कौन सा डिसीज? एनिमल्स के अंदर निमोनिया लाइक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लियोरो, मतलब बहुत सारी शेप का निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शेप बहुत सारी शेप होती है, प्लियोरो न्यूमोनिया, क्योंकि निमोनिया कॉज करता है, प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, निमोनिया लाइक डिसीज, निमोनिया कॉज नहीं कर रहा, निमोनिया लाइक डिसीज कॉज कर रहा है। आर्थराइटिस क्या होता है? जैसे ये जॉइंट्स है, यहाँ देखो ये जॉइंट्स है, और तुम्हारे घुटने के बीच में जो जॉइंट है ना, उन जॉइंट्स के अंदर भी जो कुछ डिसीजेज है, आर्थराइटिस होती है, नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, क्योंकि है ये भी चैप्टर तुम्हारे में है। तो उन डिसीज के लिए भी काफी बार माइकोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल होता है। विचेज ब्रूम क्या होता है? पत्ते होते हैं ना, वो चुड़ैल के झाड़ू जैसे हो जाते हैं। चुड़ैल का झाड़ू मैंने यहाँ बना दिया है, चुड़ैल इस पे आके बैठती है, तुमने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, और वो ऐसे लात मारती है और वो झाड़ू उड़ पड़ता है। तो तुम देख रहे हो आगे से डंडी, और ये एकदम एंड से ऐसे झाड़ू टाइप का, तो ऐसे टाइप की पत्ती हो जाती है प्लांट्स में, तो उसको बोलते हैं विचेज ब्रूम। कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। तो एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में के लिए पैथोजन है। और किसमें क्या कॉज करता है लिखा हुआ है, याद करो, बना दिया है। अच्छा दिख रहा था तो ठीक है, नहीं दिख रहा था तो अब तो दिख ही गया होगा। देखो लीव्स को ब्रूम बना देता है, ब्रूम मतलब झाड़ू, विचेज ब्रूम नाम देते हैं। चुड़ैल की झाड़ू, विच मतलब चुड़ैल और ब्रूम मतलब झाड़ू, तो चुड़ैल की झाड़ू। किसमें? प्लांट्स में कॉज करता है, प्लांट्स में विचेज ब्रूम, और एनिमल्स में निमोनिया लाइक डिसीज। अब आ जाते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। मैं इसको बताने तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि राइबोसोम्स हम डिटेल में एक्चुअली कई चैप्टर्स में पढ़ते रहते हैं। लास्ट टाइम जब हमें पूरा राइबोसोम समझ में आ जाए, वो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हमें राइबोसोम्स का ABCDEFG सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं, ताकि राइबोसोम एक बार में हमें झटका ना दे दे, वरना उसके लिए भी एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे राइबोसोम इंक्लूड करा हुआ है, आओ पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में 70S और यूकैरियोटिक में 80S होता है। S जो है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब गिरने की रफ्तार है। अगर पानी भर लूं तो एक 70 किलोग्राम का है तो वो ऐसे करके गिरेगा, 80 किलोग्राम वाला ज्यादा भारी है तो वो जल्दी जल्दी गिर जाएगा। ठीक, बनते कैसे हैं? ये दो छोटे छोटे दो सब यूनिट से बनते हैं, 30S और 50S से बनता है 70S, 40S और 60S से बनता है 80S। याद कैसे होगा? ऑड वालों को जोड़ लो, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, तो 30, 50, 70 बनाते हैं। और इवन वालों को एक साथ रख लो, इवन वो होते हैं जो 2 से कट जाए, तो 4 कट जाता है, 60 भी, मतलब ऐसे 40 भी कट जाएगा, 60 भी और 80 भी, तो ये सारे के सारे आ गए इवन में। ठीक, तो 40-60 से मिलके 80 बनता है, और क्या नाम है, ये 30 और 50 से मिलके 70 बनता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये दोनों मिल करके, तुम्हें लगता है कैलकुलेशन गलत होगी, 50, 30, 80 होता है ना, 60, 40, 100 होता है ना, तो नहीं भाई, सुनो मेरी बात को। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया गिरने की रफ्तार। अब मैं तुम्हें बस एक एनालॉजी दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में भी दिया है एग्जाम्पल। देखो क्या होता है, समझो कि प्लेन जा रही है और तुम वहां से कूदे, और तुम ऐसे ही कूद गए, तो तुम क्या होगा, भट से आके नीचे गिरोगे और तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। दूसरा केस सुनो, तुम वापस से प्लेन में जाना और तुम्हारी टाइमिंग देखी जाएगी, तो तुम क्या होगे, कुछ 10 मिनट के अंदर नीचे गिर जाओगे, मतलब अगर तुम ऐसे ही कूद गए हो। तुम करना अगली बार से पैरासूट उठाना और वो फेंक देना खोल करके, पैरासीटामोल बोलता हूँ, पैरासूट, पैरासूट खुलेगा और पैरासूट उड़ता हुआ जाएगा। ठीक, तो पैरासूट जो उड़ता हुआ जा रहा है वो बहुत टाइम लेगा नीचे गिरने में, वो कम से कम 20 मिनट लेगा, तुमसे दुगना मिनट ले लिया उसने गिरने में। तो तुम 10 मिनट में गिरे, पैरासूट को छोड़ दिया सिर्फ, तो पैरासूट 20 मिनट में गिरा। लेकिन जब तुम पैरासूट के साथ कूदोगे तो तुम 10 से 20 के कहीं बीच में 15 मिनट के आसपास नीचे गिरोगे। बात समझ में आई?
तुम दोनों को जोड़ के 30 मिनट नहीं हुआ कि तुम भी 10 मिनट में गिरे, पैराशूट 20 मिनट में गिरा, तो तुम दोनों मिला के 30 मिनट में गिरने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा भार चीजों को जल्दी नीचे गिरवाने में मदद करेगा, जबकि उसका थ्रस्ट जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा उस बलून पे, वो तुम्हें धीरे कर देगा नीचे, तुम्हारी रियल रफ्तार जो गिरने की है उसे धीरे कर देगा, ठीक है। और कुल मिला के अब क्या होगा, तुम कहीं बीच में जाके लैंड करोगे, 10 से 20 के बीच में। इसीलिए 50 और 30 को जोड़ के 80 की रफ्तार से दोनों नहीं गिर रहे हैं, 70 की रफ्तार से गिर रहे हैं। 40 और 60 को जोड़ के 100 की रफ्तार से चीजें नहीं गिर रही हैं, 80 की रफ्तार से चीजें नीचे गिर रही हैं। 2 सब यूनिट है, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट। मैंने इसके अंदर आरएनए भी दिखाने की कोशिश करी और मैंने लिख दिया 16s आरआरएनए, Mg2+ की जरूरत पड़ती है जब दोनों ऐसे अलग-अलग होते हैं। जब हमें प्रोटीन बनाना होता है तो दोनों को साथ लाना होता है, दोनों को साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, तब से मैग्नीशियम जोड़ देता है Mg2+, मैग्नीशियम आयन। फर्क है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन, फर्क समझ में आएगा। मैग्नीशियम ये और मैग्नीशियम आयन ये, तो ये हेल्प करता है जोड़ने में, ठीक है। जोड़ने में मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है। और स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जब एक साथ आते हैं तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ऐसे नहीं कि कभी भी राइबोसोम कर ले, छोटा सा यूनिट अलग है, बड़ा सब यूनिट अलग है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, दोनों का एक साथ आना जरूरी है। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज यूनिट यूकैरियोटिक सेल में 80s वाला और 70s वाला दोनों होता है, बट अब कुछ डिफरेंस बताने के लिए हमने बस 80s रख दिया और प्रोकैरियोटिक में 70s रख दिया। ऑड वाले एक साथ, इवन वाले एक साथ। अब आ जाओ इंक्लूजन बॉडीज पे। अच्छा, राइबोसोम के बारे में और भी चीजें मैंने लिखी थी, ये रहा, अब ये भी देख लो, कुछ चीजें हैं। राइबोसोम में क्या होता है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के साथ। मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्चर में बना के दिखाया था। स्ट्रक्चर कहाँ है, ये रहा, देखो देखो, देखा, ये राइबोसोम किसके साथ अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, किसके साथ अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बस वही बात वहां पे मैंने लिख दी। ऊपर आ गया, नीचे नहीं जा रहा, हैंग हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा गया। तो सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हो गया, काम कर गया। लैगिंग हो रही होगी मुझे पता है, लैपटॉप चार्ज पे लगा है देखो, इसलिए लैगिंग हो रही है, प्लीज मुझे माफ करना। मेन चीज आवाज पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बस उतना ही बोल सकता हूँ, तो या इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता, यूकैरियोट्स में, मतलब यूनिवर्सल ऑर्गेनेल तो हर जगह पाया जाएगा। 2 सब यूनिट होती है, मैंने ऊपर ही बता दिया। राइबोसोम एसोसिएट होता है किसके साथ, प्रोकैरियोटिक सेल में, देख लो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, यूकैरियोट्स में नहीं। यूकैरियोट्स में या तो साइटोप्लाज्म में होगा, या फिर तुम्हारे एमआरएनए के साथ अटैच होगा, या फिर तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, या फिर कुछ ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर में प्रेजेंट होगा। डन। प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। काफी बार यही, अब ये मैं यही क्लियर कर देता हूँ, ये है क्या, ये तो मैंने बता दिया ना, 70s 80s याद करें। अच्छा, इसकी साइज क्या होती है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। मैंने ये ओवरव्यू ऑफ द सेल में ही करा दिया था कि नैनोमीटर से, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -9, ठीक। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। किन्होंने इसे खोजा था, बता दिया जाएगा। राइबोसोम जो है वो एमआरएनए, एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए सर समझ नहीं आ रहा, देखो डीएनए होता है इस टाइप का, ऐसा समझो, डीएनए जो है अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, ठीक। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन कौन बनाता है, लेकिन राइबोसोम। तो इस एमआरएनए से आके कौन अटैच हो जाता है, राइबोसोम आके अटैच हो जाता है। तो वही है ये, जब एमआरएनए से कोई जब एमआरएनए से कोई राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, तब हम उसको नाम देते हैं, आवाज बैठ गई यार, पॉलीराइबोसोम, तब हम उसे नाम देते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम्स आके अटैच हो गए, तो राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो गए। उसी में हम राइबो वर्ड को हटा देते हैं और प्यार से हम उसको नाम देते हैं पॉलीजोम। तो कोई अलग चीज नहीं था, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, दोनों क्लियर हो गया होगा। एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम का अटैच हो जाना, काम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या है। इंक्लूजन बॉडीज वही बॉडीज हैं, देखो किसी भी एक चीज का मिक्स, तो मेम्ब्रेनलेस होती है, ये बात याद रखनी है। माइक्रो बॉडीज से कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए माइक्रो बॉडीज काट के दिखा दिया है कि यूकैरियोटिक में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। स्टोर्स रिजर्व मटेरियल, मतलब ये रिजर्व मटेरियल किसी भी चीज का, जैसे फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है, इसको रिजर्व करके, इसको एक साथ ये सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो फॉस्फेट का ग्रुप ना बोल के इसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल नाम दे दिया। सल्फेट का, ये ग्लाइकोजन का
जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल्स कई सारे एक जगह आके इकट्ठा हो गए, उनको ग्लाइकोजन ग्रुप ना बोल के ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल नाम दे दिया। ग्रेन्यूल मतलब ग्रुप। ऐसे ही पिगमेंट्स हैं, कई सारे पिगमेंट्स एक जगह आके इकट्ठा हो गए, उनको साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल का नाम दे दिया। तो ये रहे वो सारी चीजें। बोलते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, एसोसिएट मतलब एक साथ आ जाना, एक साथ आकर के क्या बना लेते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। और आगे तुम समझ गए सिमिलर थिंग। नीचे चलते हैं। राइबोसोम से भी कवर अप हो गया। सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ना है, लास्ट चीज है, ध्यान देंगे और खत्म कर लेंगे पूरा प्रोकैरियोटिक सेल। आई थिंक फिर भी जल्दी हो गया, पूरा प्रोकैरियोटिक सेल में 1-1.5 घंटा लग जाता है यार, या 2 भाग में करने पड़ जाते हैं, बट नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल अब खत्म है। यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा खत्म हो गया। फाइनली अच्छा लग रहा है मुझे। सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब सरफेस पर, सर्फ बैक्टीरिया क्या ऐसा बना के दिखाता ना गोला, तो उसके स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर में, इस पे सरफेस मतलब ऊपर, इस वाली चीजों पे क्या चीजें हैं। एक तो फ्लैजिला है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बाहर की ओर निकला हुआ। और क्या क्या हो सकता है, तो फ्लैजिला को पहले पढ़ लेते हैं। फ्लैजिला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटिलिटी के लिए। मोटिलिटी मतलब मूव कराने के लिए, है ना। सब में प्रेजेंट होता है नहीं, तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है तो फ्लैजिलिन का, और यूकैरियोटिक में होता है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बना, मतलब प्रोटीन होते हैं ना, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल में, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स बताऊंगा, यूकैरियोटिक सेल में बताऊंगा। अभी हमें ये तो पता चल गया प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। शेप समझो, ये है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ये है तुम्हारा सेल वॉल। अब देखो अंदर की ये है तुम्हारा फ्लैजिला। ठीक, अब लेकिन यार फ्लैजिला तुम देख रहे हो क्या है, एक टाइप का पूंछ है। पूंछ अटकेगी कैसे इसके अंदर, मान लो मुझे यहाँ पे पूंछ रखनी है और मैं यूं रख दूं, तो ये देखो गिर रही है पूंछ, पूंछ गिर रही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के। तो जरूरत है कि इसके कुछ बाहर वाला, कुछ मोटा वाला भाग जो है ना, वो इसके अंदर चला जाए और उसके बाद ये चीजें कस जाए ऐसे, है ना। अब खींचूंगा तो नहीं निकलेगी। वैसे ही वो जो नीचे जो कसी हुई चीज है, वो है तुम्हारी बेसल बॉडी। ये रहा, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। ये बेस से बनाती है, देखो बेस पे है, सेल मेम्ब्रेन के तुम्हें अंदर दिखाई दे रही होगी। और इस क्या नाम है ये, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को फ्लैजिला से कनेक्ट करने के लिए एक हुक, ऐसे करके ऐसे होता है हुक। तो ये ऐसे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रेड कलर का, पूरा ही रेड दिख रहा है सर, देखो तो दिखा येलो कलर का फ्लैजिला, वो ब्लू कलर का तुम्हें बेसल बॉडी, और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये है तुम्हारा हुक जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट, फ्लैजिला बोल दिया ना मैंने से, ये फिलामेंट है, फिलामेंट। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट, फिलामेंट, फिलामेंट सबसे नीचे बेसल हुड, और इन दोनों को बेसल हुड बोलता हूँ, बेसल बॉडी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हुक। ठीक, तो 3 पार्ट पता चल गए। पहला नीचे से स्टार्ट करते हैं, बेसल बॉडी, उसके ऊपर हुक, उसके ऊपर फिलामेंट। फिलामेंट मेन चीज है जो तुम्हें मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे फ्लैजिला ऐसे 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 करके मूव करता होगा और बैक्टीरिया सेल मूव करता होगा, नहीं, ये रोटेटरी मोशन करता है। रोटेटरी मोशन मतलब ड्रिल देखिए, ड्रिल, और ड्रिल को ऐसे दबाते हो तो ड्रिल का आगे वाला हिस्सा कैसे घूमता है, ऐसे गोल 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 घूमता है। बस इसकी पूंछ वैसे ही घूमती है, ऐसे गोल 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 घूमती है, और ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, और वो चलता रहता है बैक्टीरिया ऐसे करके, समझ रहे हो, ऐसे गोल 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 घूमता है, जैसे ड्रिल मशीन घूमती है। इस टाइप की ड्रिल मशीन है, ऑन करो, ठप, और ये पूरी घूमना स्टार्ट हो गई गोल गोल, और बैक्टीरिया मूव होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से फ्लैजिला का काम खत्म हो गया। दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए है। फिम्ब्रिए सरफेस पे पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। डू नॉट प्रोवाइड मोटिलिटी, मैंने कहा ना, सिर्फ एक फ्लैजिला ही मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और कोई सी चीज मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करती प्रोकैरियोटिक सेल में। स्मॉल ब्रिसल लाइक, ब्रिसल मतलब नहीं पता होता बंदों को, मुंह धोते हो ई, तो वो जो ऊपर ब्रश होता है, वो ब्रश, वो उसको होता है ब्रिसल लाइक, वो जैसे जिसके ऊपर कॉलगेट रखते हो तुम, वो है ब्रिसल लाइक। वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के ऊपर। फाइबर्स बोलते हैं, लाइक फाइबर्स, फाइबर्स लाइक, है ना, स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल। काम क्या करता है वो सुनो, अटैचमेंट का, अटैचमेंट का किससे, रॉक्स या फिर ह्यूमन होस्ट से। हमारी बॉडी के अंदर चला गया, बहता हुआ कहीं एसिड के अंदर ना घुस जाए, तो यहीं कहीं चिपकने के लिए, या फिर राइनो वायरस से, फिर कुछ भी समझो, खांसी होती है तो नहीं लगता कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो यहाँ चिपका कैसे, अंदर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो यहाँ चिपकने के लिए उसने क्या यूज किया होगा, उसने यही यूज किया, फिम्ब्रियो से, फिम्ब्रियो वो आके चिपक गया। ठीक, अटैचमेंट के लिए। अब ये कुछ पत्थरों से चिपकने के लिए, पत्थरों पे भी होता है ना बैक्टीरिया, तो किसी भी चीज पे चिपकने के लिए क्या यूज करते हैं, फिम्ब्रिए। और फ्लैजिला का क्या यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए। फिम्ब्रिए का क्या यूज करते हैं, एनकरेजमेंट, चिपकने के लिए।
फिर आता है एक वर्ड पिलाई, और पिलाई क्या है, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस पे पाया जाता है, दिखाई तो नहीं देता क्योंकि ये कमाल का एक स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मतलब इसके अंदर इवोल्यूशन या ऐसा समथिंग कुछ नहीं, नहीं समझो, समझना। एक्चुअली क्या होता है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को, सुनो, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आओ, कई चीजें गैमेट वैमेट बनना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, कई चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होती है। इसमें क्या होता है बैक्टीरिया में, इनका प्लास्मिड जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी देता है। तो जिसपे मान लो प्लास्मिड है, इसके पास है तो इसे F प्लस कह दिया, इस बैक्टीरिया के पास नहीं है तो F नेगेटिव कह दिया। तो ये वाला जो प्लास्मिड है ना, ये क्या करेगा, अपने अंदर से पिलाई बनाता है, ये बनाता है, ना कि ये वाला बनाएगा। और ये पिलाई जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिलाई, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब, कॉन्जुगेशन नाम आता है, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या है, वही टेक्निक बता रहा हूँ। प्लास्मिड क्या होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे समझो, देखो डबल स्टैंडर्ड है, अब क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब देखो दोनों सिंगल स्टैंडर्ड है, अब ये जो एक है ये इस ट्यूब के जरिए दूसरे वाले बैक्टीरिया में चला जाएगा, और फिर अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड है ये वापस से रेप्लिकेट करके अपना दो दो बना लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से होता है, एक सिंगल हो जाएगा और ये इसके थ्रू ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच गए, अब इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, फिर ये दोनों बाद में अपने आप को डबल कर लेंगे। तो ये पहले F प्लस था जिसके पास F प्लास्मिड थी, जिसपे प्लास्मिड नहीं थी वो F नेगेटिव, अब दोनों के पास प्लास्मिड है तो F पॉजिटिव, F पॉजिटिव। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल तो है ही, बेशक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर हुआ, तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसी को हमने नाम देते हैं। पर ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना, कहाँ गैमेट फ्यूजन हुआ, कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, कहाँ पे कोई इवोल्यूशन आया, कहाँ पे कुछ भी तो नहीं हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमसे कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते। तो हमने इसको नाम दे दिया कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन। तो अच्छा, पिलाई किसका बना हुआ है, पिल्लिन प्रोटीन का बना हुआ है। फ्लैजिला किसका बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। पिलाई जो है वो पिल्लिन प्रोटीन का बना होता है। पिलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। फिम्ब्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है, चिपकने का काम करता है। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, भूल से मत बोल देना प्रोकैरियोट, भूल से नहीं, आगे पढ़ाऊंगा सीलिया के बारे में। सीलिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट नहीं होता, लिख के कहीं पे काट लेना, है ना, बाद में कंफ्यूजन होती है, यही चीज तो कंफ्यूज करती है। अब तुम्हें कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, जो बच्चे जाना चाहें जा सकते हैं, मुझे बस थोड़ी सी बातें बतानी है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करना है, तो क्रिएट करना है, क्रिएट होता है इंक्लूजन बॉडी में, माइक्रो बॉडीज में, इंक्लूजन बॉडीज में, माइक्रो बॉडीज में, सीलिया में, फ्लैजिला में, सीलिया में, फ्लैजिला में, पिल्लाई में और फिम्ब्रिया, मतलब मेनली सरफेस स्ट्रक्चर पे या तो कंफ्यूजन पैदा होगा, या फिर इंक्लूजन बॉडी और माइक्रो बॉडीज पर कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा तुम्हें पूरे के पूरे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज मेरे से छूट गई है, मुझे अभी अभी मेरे को बात पे आई, यहाँ पे गैस वैक्यूल क्या है। तो जो बच्चे चले गए, क्या हुआ होगा उनका, कोई बात नहीं। गैस वैक्यूल क्या है, ये भी एक टाइप का इंक्लूजन बॉडी है, देख लो, इंक्लूजन बॉडी है, प्रोवाइड करती है बॉयंसी, जिसको नहीं पता डूबने से बचाती है। इस बैक्टीरिया को उठा करके जब ऐसे करके घुसा दोगे ना अंदर पानी के अंदर, तो पानी का फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसी कुछ इस पे से फुले फुले स्ट्रक्चर होते हैं, भट से पड़ेगा और ये ऊपर की ओर आ जाएगा, या ऐसा समझो इसके अंदर पानी भरा होता है और ये हवा में आ जाता है, कुल मिला के डूबने से बच जाता है, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं, उठाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया भी डूबते हैं, सब डूब जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, सॉरी, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये दो एग्जांपल हैं, याद रखने हैं, याद रखो, भूल जाना है तो भूलना नहीं है, याद करना है, इसलिए मैंने स्पेशल फ्रूट पॉइंट बना के लिखा गैस वैक्यूल के बारे में, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है कि वैक्यूल शब्द आ गया है, ठीक है, और तुम्हें वैक्यूल तो यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट में पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा प्रेजेंट होता है, वैक्यूल पानी अब्सॉर्ब करने का पता है, एनिमल में बताऊंगा, तो तुम वहां कंफ्यूज ना कर जाओ। गैस वैक्यूल नाम शब्द आएगा, तुम सोचोगे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, तो मारोगे टिक धप से, गैस वैक्यूल इज द पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल पे टिक मारा, पूरा गलत कर लिया। तो गलत नहीं करना, प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, किसका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का मेंबर होता है, कौन सा, गैस वैक्यूल। क्लियर हुआ, इंक्लूजन बॉडी होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, नाम दे दिया बस गैस वैक्यूल, वैक्यूल नाम दिया बट वैक्यूल है नहीं, बस एक गैस की एक थैली है जो बॉयंसी प्रोवाइड करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1 घंटे 9 मिनट में खत्म कर दिया, पिछली बार 1 घंटे 9 मिनट में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहा था।
3-4 बार वीडियो बनाई बट अब की बार अच्छा लगा, परफेक्शन के साथ हो गया कंप्लीट। कम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश करी है, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कन्फ्यूज़ हो गए होगे, नहीं हुए होगे मुझे पता है। देखो 1 से 2 बार तुम्हें देखना है, नोट्स तो नहीं बनाना ना, मैं बना के दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर है, जाके डाउनलोड कर लो। अपडेटेड है, मैं पर डे का अपडेट करके दे रहा हूँ। तो वहाँ जाओ, डाउनलोड करो और चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो, हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जो बच्चे अपने मन से चाहें तो एनसीईआरटी रीड करके देख लेना, प्रोकैरियोटिक सेल तक पूरा तक। मैं पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तुम्हें खुद से पढ़ना हो, अपनी इज़्ज़त मतलब होता है ना कभी-कभी कि हम खुद से कुछ करना चाहते हो, तो करो, पढ़ो, तुम्हें हर एक लाइन मतलब समझ में आ रही होगी, हर एक लाइन। क्योंकि जब मैं नोट्स बनाता हूँ, तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठाता हूँ, ठीक है? बट फिर भी बाय ना चांस अगर तुम्हें कोई डाउट आ जाए, तो तुम डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं कर दूँगा आंसर, है ना? बस और क्या, और भी कुछ बोलना है? बाय-बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब रेगुलर से आ जाएँगी, तबीयत काफ़ी हद तक मेरी ठीक लग रही है। वॉइस मैं अभी सुनूँगा रिकॉर्ड करने के बाद, तब देखते हैं कल परसों से कल सुनूँगा। आज तो बिल्कुल रात हो चुकी है, बहुत कितने बज रहे हैं? 3:30 4 बज गए हैं। रात में बैठा था, 11:30 बजे। बाय। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, मस्ती करना नहीं छूटना चाहिए।